Yes, it has come. एजिंग किसी को मालूम है? कोई एजिंग के बारे में कुछ कह सकता है? सर एज इन सेल्स एजिंग मीन जो सेल है अपनी वो जो डिवीजन सेल डिवीजन की एबिलिटी है वो धीरे धीरे लूज करने लगता है। कौन सी एबिलिटी? सेल डिवीजन। सॉरी, डिडंट गेट यू। सेल डिवीजन। अच्छा जैसे तुमने बोला सर ने वहां से आवाज दी। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ओके। मतलब डिवीजन एबिलिटी रुक जाती है। तो वैसे देखा जाए तो हमारे में हाँ मीन वो जैसे कोई स्पेसिफिक सेल है, जैसे स्पेसिफिक सेल या कोई स्पेसिफिक टिश्यू जो है उसकी धीरे धीरे जो उसका जो स्पेसिफिक जो वर्क होता है वो धीरे धीरे उसकी एबिलिटी कम हो जाती है वो परफॉर्म करने की, और आखिरी में वो वर्क करना स्टॉप कर देता है। अच्छा ठीक है, ये आपका कहने का तो आपका इन्फ्लुएंस ये है। मुझे ये बताइए कि सेल डिवीजन बंद होने वाली बात जैसे आपने कही, तो उसमें उसको देखा जाए, उस पॉइंट को यदि कंसिडर किया जाए तो कुछ समय बाद तो हमारे सेल्स डिवाइड होना बंद ही हो जाते हैं। वैसे भी हम जब फुल्ली ग्रोन अप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, राइट। बस एक जगह सेल डिवीजन शुरू रहता है, हमारे जर्म सेल्स में होता रहता है, और जहाँ जहाँ नए सेल्स बनते हैं जैसे कि हमारे बोन मैरो में, वहाँ पे हम बोलते हैं स्टेम सेल्स होते हैं, तो वहाँ तो ये शुरू रहता है। एक प्रकार से तुमने जो बात कही है वो सही है, लेकिन उसे हमें दूसरे तरीके से देखना होगा। वो ये है कि डीएनए का रेप्लिकेशन शायद रुकने लगता है। डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा मतलब सेल डिवाइड नहीं होगा। इन अ वे आप जो बोल रहे थे वो सही है, लेकिन ये रेप्लिकेशन वाला पोर्शन बहुत समय से रुक जाता है। अब जैसे अब स्किन है, स्किन कट जाने के बाद आपकी वापस से वहां पे स्किन सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, एंड वो जो कट पोर्शन है दैट्स बीन हील्ड वो फिर ठीक हो जाता है। तो देखा जाए तो एक वर्ड है सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब ये ना साइंटिफिक वर्ड है विच सेज एजिंग। हम सेलुलर एजिंग को हम सेनेसेंस कहते हैं। अब सेनेसेंस मतलब ये हुआ। अच्छा, सबसे पहले ये इसके बाद समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है, जो पता नहीं आप लोगों को कितना मालूम है। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो पॉलीमरेज नाम के एंजाइम्स यूज होते हैं, और हेलिकेज, लाइगेज, ऐसे बहुत सारे एंजाइम, सेट ऑफ एंजाइम्स हैं जो यूज होते हैं, एंड दोज एंजाइम्स हेल्प देम टू रेप्लिकेट, राइट। यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाता है। अब लेकिन यदि आप शुरुआत देखेंगे कि वो रेप्लिकेशन इनिशिएट कैसे होता है, तो देखा गया है कि शुरुआत में एक आरएनए डीएनए एक हाइब्रिड फॉर्म होता है। एक छोटा सा एक पोर्शन डीएनए को पहले अटैच होगा जब वो अनबाइंड होने के बाद, एंड उसके बाद फिर वो कंटिन्यूसली पॉलीमराइज होते हुए कंप्लीटली डीएनए के स्ट्रैंड्स नए नए स्ट्रैंड्स में बन जाते हैं, राइट। नए नए स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। एक सेकंड। अच्छा, तो इस प्रकार से वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, या फिर रेप्लिकेट या फिर डुप्लीकेट हो जाता है। बट व्हाट हैपेंस, द पोर्शन फ्रॉम वेयर दैट डुप्लीकेशन हैज स्टार्टेड, यू नो, वहां पे जैसे हम बोलते हैं प्राइमर अटैच होता है, तो वो पोर्शन वंस द फंक्शन ऑफ द पॉलीमरेज इज ओवर, दैट इज डिटैच्ड, एंड व्हेन दैट इज डिटैच्ड, the portion where it has been attached earlier to initiate the polymerization or the duplication of DNA, that portion जहाँ पे मैंने बताया था कि आरएनए का एक फ्रैगमेंट लगता है वहाँ पे जो उसको कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो वो डिटैच हो जाएगा काम खत्म होने के बाद। तो ये जो डीएनए का हर स्ट्रैंड में जब भी डुप्लीकेट होगा, तो जो ओल्डर स्ट्रैंड है उस ओल्डर स्ट्रैंड में जहाँ पे वो अटैच हुआ था इनिशिएट करने के लिए, वो पोर्शन हमेशा कैसा हो जाएगा? खुला रह जाएगा, जो कि पॉलीमराइज नहीं हुआ है ना। तो बताया ये जाता है कि एट दैट पोर्शन, वो लास्ट एंड पोर्शन है क्रोमोसोम का, जिसको हम टेलोमियर कहते हैं, या फिर डीएनए मॉलिक्यूल का।
टेलोमेयर मतलब टेलोमेयर आपको मालूम है, एंड वाला पोर्शन। तो वहां पे एक एंजाइम है जिसका नाम है टेलोमरेज। टेलोमरेज नाम का एंजाइम होता है सेल में जो हेल्प करता है उस अनपॉलीमराइज्ड पोर्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड व्हिच हैज बीन डुप्लीकेटेड, द ओल्डर वन, है ना। दो स्ट्रैंड रहेंगे, दोनों स्ट्रैंड में से ये दो हो जाएंगे, ये भी दो हो जाएंगे, लेकिन जहां अच्छे से मेरी उंगलियों में डिफरेंस देखिए, तो यहाँ से मान लीजिए वो प्राइमर लगा था और ये पूरा का पूरा पॉलीमराइज हो गया। वैसे इस केस में भी यहाँ लगा था, फिर बाकी हो गया। जैसे ही दोनों के दोनों डुप्लीकेट हो गए, तो यहाँ के इस पोर्शन में से वो प्राइमर या फिर आरएनए हाइब्रिड जो है वो निकल गया, तो ये पोर्शन अनपॉलीमराइज्ड पोर्शन रह जाते हैं जिसको हम बोलते हैं टेलोमेयर्स। ठीक है, अब ये टेलोमेयर्स जो है ये एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टेलोमरेज। वो इट हेल्प्स इट आउट टू कंप्लीट दिस अनपॉलीमराइज्ड पोर्शन ऑफ डीएनए, यानी उसका भी पॉलीमराइजेशन करने की एबिलिटी। नॉर्मल पॉलीमरेज जो है उसको पॉलीमराइज नहीं कर सकता, तो टेलोमरेज नाम का जो एंजाइम है वो इट हेल्प्स इन कंप्लीटिंग दिस पोर्शन। ये पोर्शन को, दिस पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए वो एंजाइम यूज होता है, उसका नाम है टेलोमरेज। अब टेलोमरेज जब उसको कंप्लीट करता है तो वो पहले इसको कंप्लीट करेगा, लेकिन कैसे कंप्लीट करेगा, तो टेलोमरेज के पास भी न्यूक्लिक एसिड्स के पोर्शंस रहते हैं जिसके थ्रू एक सीक्वेंस को, इतने जो सीक्वेंस था वहां पे, उस सीक्वेंस को ये फुलफिल करेगा, लेकिन इट गोज ऑन, वो मतलब कि ना ये और आगे इतना और पॉलीमराइज कर देगा। फिर उसके बाद इस पोर्शन को भी वो, आई मीन समझ रही बात, जैसे कि ये है, इस पोर्शन को वो पॉलीमराइज किया, भर दिया, लेकिन भरने के बाद क्या होता है कि वो पीछे चला जाता है, वो आगे और आगे चला जाता है, थोड़ा ऊपर से वो पॉलीमराइज कर लेता है। यानी कि हर बार जब भी एक बार डीएनए डुप्लीकेट होगा या फिर सेल डिवाइड होगा, तो वो जो अंग पोर्शन है जिसको हम स्टिकी एंड भी बोलते हैं, क्योंकि वो किसी से भी चिपक सकते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं है, पॉलीमराइज नहीं हुआ है। तो टेलोमरेज वो जो स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड जो पॉलीमराइज नहीं हुआ था, उसको पॉलीमराइज करते वक्त सिंपली इतना ही नहीं करता, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और एक्स्ट्रा ऊपर का भी पोर्शन को भी वो पॉलीमराइज कर लेता है। यानी कि हमेशा टेलोमरेज एक छोटा सा एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड कर देता है उसमें। ये डीएनए की नॉर्मल लेंथ थी, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन वो ऐड कर देता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन हर डिवीजन पे ऐड होता चलता है, और ये शायद मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड हो रहा है ये हमें हेल्प आउट करता है टू नो द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल और दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इनके अपने कैलकुलेशंस हैं कि हर जब भी सेल डिवाइड होता है तो वो हमेशा एक पोर्शन छोड़ेगा, जिसको टेलोमरेज अपने आप को उसको एक्टिविटी करके वो आगे ले जाएगा, और एक छोटा सा पोर्शन को, एक्स्ट्रा पोर्शन वो जोड़, सपोज मतलब ऐसा है कि ये देखिए ये पोर्शन है, ये पोर्शन को इसने कंप्लीट कर दिया, ये आगे लेके गया, इतना आगे चला गया, तो इसको ऊपर से टेलोमरेज फिर से इसको पॉलीमराइज कर देता है, यानी कि इतना पोर्शन एक्स्ट्रा बन गया। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन बन जाता है वो उनके हमारे वो काउंट्स होते हैं, यानी कि हर डिवीजन में इतना बन गया, नेक्स्ट टाइम जब फिर से डिवाइड होगा तो फिर से इतना पोर्शन जुड़ जाएगा। ये जो पोर्शन जो जुड़ रहा था हमेशा जुड़ता चला जाएगा, यानी हर डिवीजन पे टेलोमरेज एक्टिविटी हुई तो छोटा एक्स्ट्रा पोर्शन जुड़ता चला गया डीएनए में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन जुड़ रहा था वो हमारे जो नॉन कोडिंग, मतलब वो किसी को कोड नहीं करता, उससे कोई प्रोटीन कोडेड नहीं है, उससे कोई प्रोटीन सिंथेसाइज होगा नहीं, हमारा जो मेन कोड था वो पीछे ही है। तो ये पोर्शन जो है इसको नॉन कोडिंग रहता है, और ऊपर से ये रिपीट्स रहते हैं कि हर बार जब टेलोमरेज एक्टिविटी करेंगी तो सेम चीज रिपीट होगी, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से सेम चीज रिपीट होगी, फिर थर्ड टाइम फिर से सेम चीज रिपीट होगी। तो हर डिवीजन पे आपको टेलोमेरिक पोर्शन पे आपको टेलोमरेज सीक्वेंसेस जो हैं वो रिपीटेड सीक्वेंसेस जुड़ते हुए नजर आते हैं। यानी कि एक समय होता है, सपोज करिए आप अमीबा से लेकर हम तक को आप काउंट करेंगे तो कहाँ से हम कहाँ इवॉल्व हुए, कितने मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं, मिलियन ऑफ बिलियन ईयर्स, तो उतने ईयर्स में सेल कितनी बार डिवाइड हुआ होगा, तो सोचिए कितनी बार वो रिपीट सीक्वेंस लगे होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि ये टेलोमेरेज एंड्स को यदि स्टडी की जाए उसमें कितने रिपीट्स हैं, उसके बेसिस पे हम उसकी इवोल्यूशनरी एज बता सकते हैं कि वो कितने साल पहले इवॉल्व हुआ और अभी कितने साल तक है ना। अब रही बात, अभी टेलोमेरेज एक्टिविटी ये कब थी, जब बॉडी डिवाइड, सॉरी जब सेल्स डिवाइड हो रहे थे। कब डिवाइड हो रहे थे, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज हुए और जाइगोट बना, सिंगल सेल बना,
वो सेल फिर बाद में ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ऐसे अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हुए फिर वो एक यंग वन में इवॉल्व होता है। वो यंग वन में इवॉल्व होने के लिए आपको मालूम है बहुत सारे चेंजेस को, इट अंडरगोज मेनी चेंजेस। लाइक ब्लास्टुला एक सील होता है जिसको हम फॉल्सिलम कहते हैं, पहले सिलो माना जाता था, ब्लास्टोसील था, फिर ट्रोफोब्लास्ट जो है होते हैं, जो मतलब ब्लास्टोमियस हैं, वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्बोलिक मूवमेंट्स कहते हैं। उसके थ्रू फिर एक और नई स्पेस क्रिएट होती है जिसको मार्केंटेरॉन कहते हैं, और लेयर्स बनते हैं सेल्स के, जिसको ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक इवोल्यूशन के नाम पे डेवलपमेंट बोलते हैं। अब ये जो अलग अलग जो लेयर्स बन गए वो अपने अपने एक पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर किसी टिश्यू लेवल को डेवलप करते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ, है ना, ग्रोथ डेवलपमेंट सिंगल सेल से लेकर एक यंग वन तक का डेवलपमेंट, एंड देन इट ग्रोज। तो वो जो ग्रोथ के समय में ये सब चीजें आई मीन oh I just lost the link, है ना। तो जाइगोट से जब वो डिवाइड होना शुरू हुए तो तब उनके पास जाइगोट पे हर जगह, मतलब जाइगोट पे जब वो 1 से 2, 2 से 4 जब हो रहे थे, जब हम एम्ब्रियोलॉजी की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस को जब हम पढ़ते हैं, तो वो जो सेल्स हम उनको कहते थे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, क्योंकि वो उनमें वो टेलोमेरेज वाली जो एक्टिविटी होती थी। लेकिन एक समय आ गया जब एक यंग वन बन गया, यंग वन बनने के बाद आप क्या सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, वो अभी उनमें कुछ इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट वाला कुछ नहीं है, सिंपली माइटोटिक डिविजन्स होते हैं सेल्स और वो ग्रो करते जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि एक समय के बाद वो ग्रोथ भी रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है? क्योंकि एक बार जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स डिटरमाइन हो जाते हैं, डिटरमाइन समझते हो आप लोग? जैसे कि एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, स्टेम सेल डिटरमाइन हो गया मतलब कि वो डेस्टाइंड हो गया है कुछ बनने के लिए। क्योंकि सोचिए एक सेल था, एक सेल से 64 सेल, 124 या फिर 128, 256 या 212 या 512 या फिर 1024, जो भी सेल्स बनते जा रहे हैं उनमें से कुछ सेल आपके लंग्स बन गए, कुछ सेल लिवर बन गया, कुछ सेल आपका एलिमेंट्री कैनाल बना दिए, कुछ सेल ने स्किन बना लिया, कुछ सेल ने बोन्स बना लिया। तो दो जो सेल्स जो बोन्स बन गए, कुछ सेल्स लिवर बन गया, तो ये है उनका डिटर्मिनेशन, and they are determined to become liver cells, and few cells are determined to become bone cells. So this is called determination या फिर destined, they are destined those cells। अब जो ये जब डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होती हैं ब्लास्टुला गैस्ट्रुला, उस समय लोगों ने बहुत स्टडीज की थी कि कौन से पोर्शन के सेल्स, कौन से जगह के कौन से सेल्स क्या बनते हैं, उसको हम बोलते हैं फेट मैपिंग ऑफ सेल्स, एम्ब्रियोनिक सेल्स। तो एम्ब्रियोनिक सेल्स, कौन सा एम्ब्रियोनिक सेल क्या बन जा रहा है? एक हाथ को एम्ब्रियोनिक सेल आंख बना रही है, एक हाथ एम्ब्रियोनिक सेल आपके टंग बना रही है, एक हाथ एम्ब्रियोनिक सेल आपके हार्ट बना रही है। तो ये कौन से सेल्स डिटरमाइंड है या डिस्टाइंड है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाने के लिए? तो जब एक बार डिटरमाइन हो गए तो दे लूज द एक्टिविटी ऑफ टेलोमेरेज। जब डिटरमाइन हो जाते हैं तो दे लूज द एक्टिविटी ऑफ टेलोमेरेज। एंड टेलोमेरेज ना होने के कारण क्या होता है, अब सपोज करिए कि एक 10 सेल थे, 10 सेल से हार्ट बनना था, वो हार्ट के सेल्स में आ गए, हार्ट जैसा बन गए, एंड देन दे आर मल्टीप्लाइंग। लेकिन जैसे हार्ट बन चुके तो नाउ दे हैव लॉस्ट द एक्टिविटी ऑफ टेलोमेरेज एंजाइम इन देम, राइट। तो क्या होता है, अब ये सेल्स ग्रो कर रहे हैं, है ना, 1 के 2, 2 के 4, मतलब हार्ट तो 4 सेल से मान लीजिए हार्ट बन, एक सेल डिस्टाइन था हार्ट बनाने के लिए, वो सेल चला गया अपना हार्ट बनने लगा। तो हार्ट के लिए एक ही सेल का तो हार्ट नहीं है ना, उसमें भी मिलियन सेल्स हैं। तो वो सेल्स अब डिवाइड करेंगे माइटोटिकली। So now when the stem cell is determined to become particular tissue or an organ, अब जब वो ग्रो करता है, जब माइटोटिकली ग्रो करेगा, तो इट विल नॉट हैव द टेलोमेरेज एक्टिविटी, क्योंकि टेलोमेरेज था ही नहीं, एग्जॉस्ट हो गया है। तो अब ये जो सेल्स माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं उनमें हमेशा ये ऐसा छूटता जाएगा, ये एंड ऐसा छोटा सा, अब वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि इतना पोर्शन कट जाएगा और ये ऐसा सीधे एक जैसे हो जाएंगे। स्टिकी एंड्स को अवॉइड करते हैं, स्टिकी एंड्स को हैंडल करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं बॉडी में। यानी ये स्टिकी एंड हो गया ना, ये छोटा सा पोर्शन एक्स्ट्रा जो रह रहा था, टेलोमेरेज रहा होता तो उसको कंपनसेट कर लिया होता था उसने ऐसे, लेकिन टेलोमेरेज है नहीं, तो वो स्टिकी एंड्स रह जाते हैं। स्टिकी एंड्स प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं,
और सीक्वेंस को मैनेज करने के पास हमारे दूसरे प्रोसेसर्स भी हैं। तो यानी कि जब स्टेम सेल से वो जब डिटरमाइन हो रहा था टेलोमरेज एक्टिविटी, उसके टेलोमेरिक रिपीट्स को बढ़ा रहा था, लेकिन जैसे अब वो ग्रो करने लगा तो अब उसके बाद टेलोमेरेज ना होने के कारण हर बार एक छोटा सा पोर्शन लूज करता जाएगा, हर बार एक छोटा सा पोर्शन लूज करता जाएगा, टेलोमेरिक एंड जो है वो टूटते जाएंगे बार बार, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है कि एक समय ऐसा आएगा जब वो टेलोमेरिक जितने टेलोमेरिक रिपीट्स थे वो टूटते जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो अब टेलोमेरिक एंड्स कम हो जाएंगे पूरी तरह, तो हमारा सिर्फ कोडेड डीएनए पोर्शन ही बचा रह जाएगा, राइट। तो ये जो पोर्शन जो टूटते चले जा रहे थे, ये कुछ इन सब अब सब ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इनका अपने लिमिटेशन है, लाइक इतने डिविजन्स के बाद वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास टेलोमेरिक रिपीट्स जो थे, जो हेल्प कर रहे थे रेप्लिकेशन में, वो रेप्लिकेशन तो हो रहा है, लेकिन वो टेलोमेरेज ना होने के कारण वो जो हंग पोर्शन था, वो हंग पोर्शन जो है कंपनसेट नहीं हो पा रहा था, तो वो पोर्शन टूटने लगता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो हर बार डिवीजन पे हर सेल जब डिवाइड करता जाएगा, छोटा सा पोर्शन टूटता जाएगा, टेलोमेरिक एंड्स अब टूटना शुरू होते हैं। यानी कि जब सिंगल सेल से वो जब डेस्टाइन था एक किसी सेल में टिश्यू लेवल में कन्वर्ट होने के लिए, तब टेलोमेरेज एक्टिविटी थी और वो रिपीट्स बढ़ते जा रहे हैं कि डीएनए बढ़ रहा था साइज में। लेकिन जब वो डेस्टिनेशन डिटरमाइन हो गए सेल्स, तो जब वो ग्रो करते हैं, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करते हैं, उस डिवीजन के टाइम पे हर बार एक टेलोमेरिक रिपीट कम होता चला जाएगा, हर बार हर डिवीजन में। तो वो उसका अपना एक नंबर, एक समय ऐसा आएगा जब टेलोमेरिक रिपीट जो है इतने कम हो जाएंगे कि अब यदि कोई एक्टिविटी होगी, वो प्राइमर अटैच करना रहेगा, तो हमारे किसी जीन का कोई पोर्शन टूट जाएगा। तो उस समय जैसे रिपीट्स कम हो जाते हैं, टेलोमेरिक रिपीट्स कम हो जाते हैं, तो हमारा सेल लूज कर जाता है डीएनए को रेप्लिकेट करने की। यदि उनके पास टेलोमरेज रहा होता तो शायद इट वुड हैव बीन, यानी हमेशा करते रहे होते, हमेशा हम फिर ना इमॉर्टल हो गए रहते थे, हमेशा कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जब सेल खराब हो गया, नया सेल बन गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो टेलोमेरेज नाम की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है, वो जो टेलोमेरिक एंड्स के रिपीट्स जो लग रहे थे इतने डिविजन्स में, वो कम होना शुरू होता है, डीएनए छोटा होना शुरू हो जाता है। तो छोटा होते होते, इतना छोटा नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, रिपीट्स कम हो रहे हैं, पूरे डीएनए को कंपेयर करूंगे तो वो इट्स नेग्लिजिबल, बट स्टिल यू विल नॉट फाइंड मोर ऑप्शंस टू अटैच दैट प्राइमर एंड डुप्लीकेट। तो वो रिपीट्स कम हो जाने के कारण वो अटैचमेंट्स की भी पॉसिबिलिटीज कम होने लगती है, जो प्राइमर अटैचमेंट्स बोलते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि डिवीजन रुकने लगता है, यानी कि नाउ द डीएनए हैज ओनली द कोडेड पोर्शन एंड फ्यू ऑफ द टेलोमेरिक एंड्स, टेलोमेरिक रिपीट्स व्हिच कुड बी यूज्ड फॉर डिवीजन। बट अब है नहीं, तो वो होगा नहीं। वो सीक्वेंसेस मैंने बताया था कि रिपीट्स रहते हैं, रिपीट्स मतलब सेम सीक्वेंसेस रहते हैं, और वो सेम सीक्वेंस पहले 100 लग गए थे मान लीजिए, तो वो कटते 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 मान लीजिए अब 10 पे आ गए, तो नाउ द प्राइमर बिकम्स वेरी, इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट प्राइमर टू अटैच टू दोस सीक्वेंसेस। तो वो इनिशिएट नहीं हो पाता। इनिशिएट ना होना मतलब सीधी सी बात है, डीएनए अब रेप्लिकेट करना बंद कर देगा। डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा तो सेल डिवाइड नहीं होगा, सेल डिवाइड नहीं होगा तो हमारी वहां ग्रोथ वहीं रुक जाती है। सपोज एक हार्ट के लिए भाई 10 मिलियन सेल्स लगते हैं, 10 मिलियन सेल्स तक डिवाइड करेगा, उसके बाद रुक जाएगा, अपना काम करता रहेगा। लेकिन अभी कुछ भी हुआ, एक सेल भी खराब हो गया तो नया सेल बना भी नहीं सकते, एक सेल से 2 सेल बनाएंगे तो वो चीजें कोड अब जाने की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब डीएनए का जो सीक्वेंसेस जो हैं, जो कि किसी प्रोटीन को कोड कर रहे थे, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कोड टूटता चला जाए, इसलिए और टेलोमेरेज ना होने के कारण वो रिपीट्स को कंपनसेट करने का ऑप्शन भी नहीं है। तो नाउ सेल लूजेस इट्स एबिलिटी टू डिवाइड द डीएनए। जो प्रोसेस, जो सिस्टम है हमारे पास, जो पॉलीमरेज और हेलिकेस इन सब का, वो सिस्टम उसको मैनेज नहीं कर पाता, एंड समहाउ द डीएनए डुप्लीकेशन स्टॉप्स। जब डीएनए डुप्लीकेशन स्टॉप हो गया, तब हम बोलते हैं कि सेल हैज एंटर्ड इनटू सेनेसेंस, यानी कि अब सेल की एजिंग शुरू हो गई। अभी तक सेल बढ़ रहा था, ग्रो कर रहा था, अब सेल की एजिंग शुरू, क्योंकि अब कुछ भी चीज खराब होंगी तो डीएनए उसको, हाँ हालांकि हमारे पास डीएनए रिपेयर सिस्टम है, मतलब कि अब सेल भले डीएनए डुप्लीकेट नहीं होगा, हमारे सेल्स बढ़ेंगे नहीं, लेकिन
हम यदि कुछ डैमेज हुआ तो हम उसको डैमेज को रिपेयर करने का मेरे पास सिस्टम है, वी हैव डेवलप्ड दैट। तो वो जो सिस्टम है कुछ समय तक सस्टेन कर पाता है एंड बस वही है, उसी को हम बोलते हैं सेनेसेंट सेल। जब वो अब डुप्लीकेट करना रोक देता है तो उसको हम बोलते हैं कि नाउ सेल हैज एंटर्ड इनटू सेनेसेंस, या फिर हम बोलते हैं सेल इज नाउ सेनेसेंट। सेनेसेंट सेल मतलब जब उसका डीएनए डुप्लीकेट होना रुक जाता है, रोक देता है, राइट। तो अब ये कितने समय तक सेल डुप्लीकेट होता रहेगा, कितने समय तक सेल डुप्लीकेट होता रहेगा जब तक वो रुक नहीं जाता, उसको भी एक नाम है, उसको कितने समय तक, तो उसको हम बोलते हैं व्हाट फ्लिक, हैंडफ्लिक, हैंडफ्लिक नंबर कहते हैं, हैंडफ्लिक लिमिट कहते हैं। यानी हर उसके लिए एक इंडिविजुअल के लिए, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के लिए लिमिटेशन है कि आफ्टर दीज मेनी डिविजन्स it will now stop dividing DNA. Stopping means it now the cell has become senescent. अब वो एजिंग हो गई उसकी। अब वो जब तक उसके पास दूसरे सोर्सेस है, रिपेयरिंग सिस्टम अच्छा है, या फिर कहना चाहिए कि एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी हैं, या फिर कहना चाहिए कि हमारा फूड हैबिट्स अच्छे हैं, इट विल स्टे फॉर लॉन्गर टाइम। बट इफ वी डू नॉट मैनेज और give attention to the environmental factors or the food habits or the lifestyle, या फिर हम सेल को कैसे मैनेज करते हैं, how we keep our cells healthy। मतलब कि कहने का मतलब ऐसा है कि हम अपने को प्रोटेक्ट जब तक कर सकते हैं तब तक वो सेल्स रहेंगे, अदरवाइज दे विल स्टॉप, दे विल डाई। एंड एक और वर्ड आपने सुना तो समझी बात आपको, जब तक डीएनए डुप्लीकेट, पहले जब स्टेम सेल से, जब एम्ब्रियोनिक सेल से जब वो यंग वन बन रहा था, तब तक क्या हुआ था, क्योंकि टेलोमरेज नाम के एंजाइम होने के कारण वो एंड को हमेशा मैनेज किया जा रहा था, तो रिपीट्स बढ़ते जा रहे थे। तो रिपीट्स बढ़ने के बाद इसके कहने का मतलब है कि हर जनरेशन में आपको रिपीट्स ज्यादा दिखेंगे। ये रिपीट्स आपके जर्म सेल्स में भी रहेंगे, जो जर्म सेल्स आपको गैमेट्स फॉर्म करके यूनाइट करते हैं, यूनिशन होता है उनका बाद में फर्टिलाइजेशन पे। तो दैट वे हर जनरेशन पे ये रिपीट्स बढ़ जाते हैं। बट लेकिन जब जनरेशन वहां से जब वो सेल डिटरमाइन होकर एक टिश्यू लेवल पे कोई ऑर्गन बनाता है, तो उसके बाद से उसके टेलोमेरेज एक्टिविटी खत्म हो जाती है उसमें, और लेकिन माइटोटिक एक्टिविटी रहती है टिल दैट टाइम। टिल व्हाट टाइम? जब तक the telomeric repeats become very less and now the cell loses its ability to further duplicate that, right? तो वो वहां तक ये हर इंडिविजुअल के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक लिमिट है कि कितने डिविजन्स तक का वो सस्टेन कर सकता है डुप्लीकेशन, यानी माइटोटिक डिविजन्स को। तो उसको हम कहते हैं हैंडफ्लिक लिमिट कहते हैं। तो ये अब वैसे सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं होगा, बट स्टिल मैं आप लोगों को एक वीडियो भी पोस्ट करूंगा, इवन दैट वीडियो इज गुड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, उसको ध्यान दीजिएगा। और तो कहने का मतलब है, अब कुछ चीजें और ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मे बी कुछ चीजें आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, बट स्टिल फॉर दीज एक्सप्लेनेशंस यू नीड टू अंडरस्टैंड दोस प्रोसेसेस एटलीस्ट एट द फर्स्ट स्टेज। सो ये तो अब समझ में आ गया, टेलोमेरेज नाम की चीज को आप समझ में आ गया। अब देखिए कैंसर से कैसे रिलेट किया हुआ इसको। कैंसर सबको मालूम है, कैन एनीबडी टेल मी द डेफिनेशन? एक सिंगल सेंटेंस है जो सब लोग बोलते हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। यस, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ या फिर अनकंट्रोल्ड डुप्लीकेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हम, वो क्या है मैं बताऊंगा, अनकंट्रोल्ड क्यों नहीं बोलना चाहिए या फिर जैसा भी। तो यानी कि ट्यूमर्स जो फॉर्म होते हैं वो एक प्रकार का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। यानी सेल अनकंट्रोलेबली वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो अभी मतलब क्या होता होगा, सेल माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है। तो सपोज करिए एक सेल एम्ब्रियोनिक सेल से, एक सपोज करिए हमारे मसल का सेल destined था कि आफ्टर 50 divisions it will attain a size, from there it has to grow, right? तो 50 या 60 divisions तक वो telomeric ends add कर रहा था। telomerase is now consumed, it's been exhausted, now there is no telomerase, so now because that cell has been transformed या फिर determined या फिर changed into a new tissue level, तब वो लेकिन वो मल्टीप्लाई करेगा माइटोटिकली, राइट?
माइटोटिकली मल्टीप्लाई करेंगे उसके पास माइटोजेंस होते हैं, ठीक है। तो माइटोजेंस जो हेल्प करते हैं माइटोटिकली डिवाइड करने के लिए, बट एवरी डिविजन माइटोटिकली मेक्स इट लूज वन टेलोमेरिक रिपीट। रिपीट मतलब यानी डीएनए का छोटा छोटा पोर्शन टूटने लगता है। तो ये टूटते टूटने का भी मैंने बताया कि वो भी कुछ डिविजन्स तक ही टूटता है एंड देन रुक जाता है, बिकॉज टेलोमेरिक एंड्स रिपीट जो है कम हो जाते हैं। तो वो एक्टिविटी या डिविजन वाला जो पॉलीमराइजेशन या फिर डीएनए डुप्लीकेशन का प्रोसेस थम सा जाता है। हम बोलते हैं कि सेल सेनेसेंट हो गया है, यानी एजिंग हो गई सेल की। अब वो उसके बाद से जितनी देर तब तक आप उसको संभाल के रखोगे इट विल स्टे, अदरवाइज इट विल डाई ऑफ। तो अब कैंसर में सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। तो अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, एक ट्यूमर सेल डिवाइड हुआ एक से दो। आपने सेल साइकिल पढ़ा है, सेल साइकिल में एम फेज यानी कि डिवाइड हो गए, देन जी फेज आता है, राइट। फिर एक एस फेज आता है, फिर एक जी फेज आता है, फिर एम फेज आता है। ये सेल साइकिल है। यानी हर डिवीजन के बाद यू हैव अ बिगर जी फेज, दैट इज ग्रोथ फेज। यानी कि सेल जैसे कि एक सेल दो में डिवाइड हो गए तो वो छोटे साइज के हो जाते हैं। नाउ दे हैव टू ग्रो इनफ फॉर द सेम साइज। जैसे कि हमारे इसमें एक यंग वन हुआ, तो यंग वन फिर जब बड़ा होके एडल्ट तक एक हाइट और हाइट एंड शेप गेन करता है कि नहीं, दैट वे सेल हैज टू सेल आल्सो हैज टू हैव यू नो a phase, a latent phase in which it will grow to the same size as its parents were। तो वो उस हिसाब से वो ग्रो करते हैं, राइट। लेकिन ट्यूमर सेल में एक सेल जैसे डिवाइड होता है वो दोनों सेल को टाइम ही नहीं मिलता, यानी उनमें जी फेज हट जाता है। फिर से सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं, वेदर ढंग से हुआ या नहीं हुआ एस फेज डजंट मैटर, अगेन दे हैव टू एंटर इनटू एम फेज। तो इसमें क्या है, इसमें एक चीज है कि क्यों ना हम उन सेल्स में, जैसे ना वो जो ट्यूमर सेल्स जो कि बार बार माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं, यानी उनके पास टेलोमेरिक एंड्स काफी हैं तभी डिवाइड कर रहे हैं, राइट। यानी कि उसमें जो टेलोमरेज नाम का एंजाइम बनाने के लिए जो कोई कोड होगा वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो टेलोमरेज जो है वो क्या है, ये ऑन्कोजीन्स आपने सुना होगा, ऑन्कोजीन्स कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं, ये वही काम करते हैं। ये इनके ना ऑन्कोजीन्स में ये होता है कि वो ऑन्कोजीन्स जब होते हैं तो ये टेलोमरेज एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है उनमें, ताकि वो दे कैन ग्रो अप, दे कैन मल्टीप्लाई एज मच एज दे कैन। नहीं तो कैसा होगा, एंड दे आर नॉट बॉदर्ड कि वो डीएनए बराबर से रेप्लिकेट हुआ या ना हुआ। तो अभी जैसे एक लेटेस्ट रिसर्च इस पे चल रहा है कि क्यों ना हम उन सेल्स की टेलोमेरिक एक्टिविटी को रोक दें, या फिर हम टेलोमेरेज पूरा निकाल दें उसमें से, तो नॉर्मल डीएनए ग्रो ही नहीं करेगा, डुप्लीकेट ही नहीं करेगा। या फिर टेलोमेरिक एंड्स को हम तोड़ दें ट्यूमर सेल्स में से, तो फिर वो कर ही नहीं पाएगा, डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। लेकिन ट्यूमर सेल्स का क्या है, उनको कोई मतलब नहीं है, ग्रो करने का समय नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं देते हैं। और वो डीएनए टूटे या सही रहे या डीएनए का कोडेड पोर्शन टूट जाए, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो सेल से उनको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो ये है एक ऐसा चल रहा है कि वो हम क्यों ना टेलोमरेज एक्टिविटी जो है, टेलोमेर की जो एक्टिविटी है उसको पूरी तरह स्टॉप करा दें, तो शायद सेल डुप्लीकेशन के उसमें जाएगा नहीं, सेल डिवाइड नहीं होगा, जिससे हम एक स्टेज पे सेल सेनेसेंट हो जाएगा। तो ये एक तरीका
हेलो। हेलो जानवी। अथर्व, स्नेहल, खुशबू, किसी को आवाज आ रहा है? हेलो सुरेश सर, आपका आवाज एंड वीडियो नहीं दिख रहा है।